और भाई मेरे प्यारे डॉक्टर लोग, क्या हाल चला तुम्हारे? नीट यूजी तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी यार। चलो थोड़ा सा बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी आता है, थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। देखो, लाइफ हमेशा तब शुरू होती है जब तुम्हारी कंफर्ट जोन खत्म होती है। फिजिक्स में एक रूल है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल, और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम भाई ये कहता है कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। और हमारे केस में डिसऑर्डरनेस है हमारी बर्बादी। हम लोग काम करना नहीं चाहते, आलस हमारे सिर पे हावी रहता है, ये जस्ट सेकंड लॉ है। जब हम लोग इस लॉ से लड़के बाहर निकल आते हैं तब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तभी हमारी जिंदगी शुरू होती है। इस एग्जाम की भी यही डिमांड है, एफर्ट्स, बढ़िया मेहनत, ना सिर्फ बायोलॉजी की फील्ड में बल्कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की फील्ड में भी। आफ्टर ऑल यार हमें डॉक्टर बनना है, और जब हम डॉक्टरी की बात करते हैं तो भाई जहां बायोलॉजी चाहिए होती है हमें इंसान की, तो वहां हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान भी चाहिए होता है, ताकि हम लोग केमिकल लोचा समझ सकें और साथ में हम ये भी जान सकें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स केवल इन्हीं केमिस्ट्री और फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करते हैं, जो हम लोग 12वीं और 11वीं के लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और शायद इसीलिए एग्जाम के अंदर ही रखे भी गए। चलिए फिर आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से दो चार बातों को और समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 106 है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन अ। देखिए, जब हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे होते हैं और डीएनए को समझ रहे होते हैं, तो डीएनए कहानी को शुरू करने से पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट समझने पड़ते हैं, जैसे ग्रिफिथ का वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, या फिर एवरी मैकलियोड मैककार्थी वाला एक्सपेरिमेंट। तो साथ में एक एक्सपेरिमेंट और भी था जो बैक्टीरिया पे किया गया था, जहां हमने रेडियो एक्टिव लेबल्ड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया था, नाइट्रोजन 15 और 14, और फिर वहां सीजियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करके हमने डीएनए को मेजर किया था। बैंड्स कैसे आ रहे हैं, इस कहानी पर हमने समझा था कि भाई सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही होता है डीएनए में। हालांकि एक्सपेरिमेंट के डिटेल तो तब आते हैं जब हम लोग डिटेल में क्लास करते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए यही जानकारी थी जो रिवाइज करनी थी, और इसलिए आंसर भी बड़ा सिंपल था, बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 109। अब इंटरेस्टिंगली जो एक्सपेरिमेंट पीछे वाला था उसका जिक्र यहाँ दोबारा आया, और पूछा वालों ने कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। यार, मैथ्यू मिशेल्सन एंड स्टाल, मिशेल्सन एंड स्टाल का फेमस एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेट बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड, हार्शे और चेज, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, एलेक जेफरी, ये वो हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया था, और जैकब और मैनट, ये भाई लैक ऑप्रोन को लेकर के थे। तो हालांकि आंसर तो यही करेक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करो, मिशेल्सन एंड स्टाल, इनका फेमस एक्सपेरिमेंट, और यही एक्सपेरिमेंट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी था, जिसमें उन्होंने साबित किया था रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। हार्शे और चेज, यार इनके एक्सपेरिमेंट में बड़ी मजेदार बात है, ये जानना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है या कुछ और इसके लिए उन्होंने फाज का इस्तेमाल किया और बैक्टीरिया का। इस एक टाइम पर एक्सपेरिमेंट करते हुए अटक गए, और उस टाइम क्वेश्चन ये था कि जो वायरस बैक्टीरिया पर चिपक जाता है उसे हटाएं कैसे। तो उस टाइम बड़े स्मार्ट और सिंपल सा इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि ये मिक्सी उठा लाए, और मिक्सी में जब उन्होंने शेक किया कल्चर मीडियम को, तो बट ऑब्वियस वायरस और सेल अलग अलग हो जानी थी। ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट था एक्सपेरिमेंट का। जितने भी महान आविष्कार हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सी थीम भी रही है, इसलिए प्यार से इसे हम लोग ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो एलेक जेफरी, ये भी एक ब्लेंडर करते करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार कर बैठे, और जैकब मोनट, ये वो हैं भाई जिन्होंने लैक ऑप्रोन के बारे में बात की थी, जिन्होंने ऑप्रोन मॉडल दिया था, जिन्होंने कहा था कि जीन्स केवल आरएनए बनाने वाला पार्ट नहीं है, बल्कि डीएनए में इस आरएनए बनाने वाले पार्ट के अलावा भी कुछ पार्ट होता है जो ये रेगुलेट करता है कि जीन कब ऑन होगी और कब वो ऑन नहीं होगी, जिसे मिला के हम लोग ऑप्रोन भी कहते हैं। तो करेक्ट मैचिंग केवल ये वाली है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ग्रिफिथ के थे, टीएमवी के लिए अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था, और प्रिज्म सैटिवम का अगर नाम तुम याद करो तो भाई मेंडल के साथ आता ज्यादातर, मेंडल के जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 158। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑप्रोन एक्सेप्ट। तो अगर हमें ऑप्रोन को डिफाइन करना है तो पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि ये एनहांसर, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर और प्रमोटर होते क्या है। समझ लेते हैं। देखो, डीएनए किताब की तरह है जिसके हर चैप्टर में और हर पन्ने में हमारी काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती। डीएनए का वो भाग जिससे अल्टीमेटली एक मैसेंजर आरएनए बने, हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन या फिर स्ट्रक्चरल जीन।
अब क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना है तो भाई इसको पढ़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। तो प्रमोटर नाम की वो जगह होती है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आता है डीएनए के ऊपर और डीएनए को पढ़ करके आरएनए बनाता है। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा या नहीं करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके पास की एक सीक्वेंस जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं वो खाली है या भरी हुई है। और इस ऑपरेटर साइट पर बाइंड करने के लिए एक अलग से एक जीन है जिसे कई बार हम लोग आई जीन या रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। और इस जीन से बनने वाले आरएनए और उससे बनने वाले प्रोटीन ये हैं जो बाइंड करते हैं। इंडियन सारे मॉड्यूल को हम लोग ऑपरेंट कहते हैं। हालांकि कुछ ऑर्गेनिज्म में एनहांसर नाम की डीएनए सीक्वेंस भी पाई जाती है। एनहांसर सीक्वेंस डीएनए से बहुत दूर होती है। एनहांसर सीक्वेंस प्रमोटर ऑपरेटर वाली कहानी से बहुत दूर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस एनहांसर नाम की डीएनए की सीक्वेंस को पहचानते हैं, इससे बाइंड करते हैं और बाइंड करने पर डीएनए को मोड़ते हैं। इस कहानी में प्रोटीन का प्रोटीन से इंटरेक्शन है, प्रोटीन का डीएनए से इंटरेक्शन है और जब ये डीएनए मुड़ता है ना तो भाई खुलता है। देखो डीएनए एक वायर की तरह है, सॉफ्ट वायर। अगर आप उस वायर को मोड़ो तो आप जानोगे कि वायर के खुलने के चांस ज़्यादा हैं। मोड़ने से स्ट्रेस पैदा होता है और ये एक कॉमन थीम है। हाँ, एनहांसर को हम कभी ऑपरेंड का पार्ट नहीं मानते, उसे हम लोग अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कहते हैं या फिर ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो जीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम ऑपरेंड की बात करेंगे तो प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन और आई जीन जिसे हम लोग कई बार रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं, केवल इन्हीं की बात करते हैं। और इसी को लेकर सवाल भी था। आई जीन जो कि रेगुलेटरी है, पी प्रमोटर, ओ ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन वो है जिससे आरएनए बनने वाला होता है। तो जो क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपरेंड एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल जीन पार्ट है, ऑपरेटर वो जगह थी जहां के बाइंड करना है आई जीन के बने हुए प्रोडक्ट को, प्रमोटर वो पार्ट है जहां बाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज को, एनहांसर नाम की सीक्वेंसेस इसका पार्ट नहीं थी। ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जो ऑपरेंड को कंट्रोल करती है। तो आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 121, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है। देखो जब भी कभी कोई क्वेश्चन के अंदर ट्रू है या नॉट ट्रू है तो इन वर्ड्स को बहुत ध्यान दो, वरना कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे सिंपल से वर्ड भूल जाते हैं। कहीं पर नॉट कहा होता है और हम लोग यस कराते हैं। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स वो थे जो क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने में काम आते हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखो हालांकि डायग्राम के थ्रू सिंपल समझ सकते हो कि अगर मैं एक सेल की बात करूं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में वो जीन्स अवेलेबल हैं जिनसे राइबोसोमल आरएनए बनता है और इन्हीं राइबोसोमल आरएनए का इस्तेमाल करके बाद में राइबोसोम की तैयारी होती है। तो एक्चुअली में न्यूक्लियोलस राइबोसोम की सिंथेसिस साइट है। अब अगर सिर्फ इतनी सी बात की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, लेकिन फिर भी 2-4 बातें और जान लेने में कोई बुराई नहीं है। देखो एक टिपिकल सी जो यूकैरियोटिक सेल है, उस सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन रहता है। स्पिंडल फाइबर बनाने वाले जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर हैं और इन्हीं से माइक्रोट्यूब्यूल नाम के फाइबर ओरिजिनेट होते हैं जो बाद में स्पिंडल फाइबर भी जनरेट करेंगे। सेल के अंदर जो क्रोमेटिन्स हैं जिन्हें आप क्रोमोसोम भी कहते हो, क्रोमोसोम जब कॉम्पैक्टली पैक होते हैं और क्रोमेटिन जब लूज होते हैं तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनमें से कुछ खास क्रोमोसोम्स जिनके पास वो जीन है जो राइबोसोमल आरएनए बनाएंगी, ये आपस में आकर के इलझ जाते हैं या कह लीजिए आपस में आकर अरेंज हो जाते हैं और ये अरेंज हुआ फाइबर का बॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, केवल क्रोमेटिन के फाइबर आपस में गुंधे हुए हैं, एक साथ रहते हैं, वो फाइबर जिन्हें खुद मिला के काम करना है। और जब कभी सेल डिवाइड करती है तो इन ढीले क्रोमोसोम्स को जिन्हें आप क्रोमेटिन कहते हैं, इन्हें कॉम्पैक्टली पैक होना होता है और कॉम्पैक्टली पैक होने के बाद में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस बॉल को बनाने में, अपने अपने धागे बाहर निकाल लेते हैं वापस। इसलिए जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो मुझे ना तो वहां न्यूक्लियस दिखता और ना मुझे वहां न्यूक्लियोलस दिखाई देता। न्यूक्लियोलस मुझे जब भी दिखाई देगा जब हमारे क्रोमोसोम लूज होंगे, जैसे कि सेल साइकिल में G1 फेस में होता है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पे राइबोसोमल आरएनए बनेंगे। राइबोसोमल प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू अंदर आते हैं और न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए के साथ मिलकर असेंबल हो जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि राइबोसोम वो जगह है जहां प्रोटीन बनता है, लेकिन उस राइबोसोम को कंप्लीट बनाने के लिए
राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन चाहिए होते हैं और इनकी असेंबली न्यूक्लियोलस में होती है। देखो, जब भी कभी हमारी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी हो जाती है तो फिर इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से घूम के आ जाए, हम उसके आंसर निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 180 को ले लो। ये बात है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप के नाम पे तुम्हें क्या याद आता है भाई? नो डाउट ABO एक सिस्टम है, तो RH नाम का भी एक सिस्टम है। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हम बोल रहे हैं तो इस A पॉजिटिव बोलने का मतलब है ABO सिस्टम में उसका ब्लड ग्रुप है A और RH वाले सिस्टम में है प्लस, क्योंकि RH सिस्टम में या तो है या नहीं है। अब जब हम लोग इनकी जेनेटिक्स को समझते हैं ब्लड ग्रुप की, तो हम पाते हैं कि वहां पे डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील, ये तीनों बातें देखने को मिलती हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहां कभी देखने को नहीं मिलता। और अगर तुम्हें ये क्लियर है कि ब्लड ग्रुप के अंदर पॉलीजेनिक नहीं आता, तो तुम केवल ई को चेक करके 4 ऑप्शनों को कैंसिल आउट कर सकते हो। बचा हुआ वैसे भी तुम्हारा वही ऑप्शन है जो तुम्हें चाहिए। लेकिन ये ब्लड ग्रुप की स्टोरी है क्या ये केवल जस्ट रटाफिकेशन की स्टोरी है? देखिए, आपके रगों में खून बह रहा है, खोलता हुआ खून। खून का जो लाल रंग होता है वो आरबीसी की वजह से है, रेड ब्लड सेल। कहने को तो ये सेल है, लेकिन एक्चुअली में ये केवल पैकेट्स हैं, मेम्ब्रेन के पैकेट। एक ऐसी मेम्ब्रेन बोरी की तरह जिसके अंदर ठूस ठूस के हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, और हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, इसलिए आरबीसी भी लाल होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन लाल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आयरन मौजूद है, और वो आयरन का रंग है लाल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ब्लड है लाल। जब मैं आरबीसी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आरबीसी के अंदर हमें कोई टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। जब आरबीसी बच्चा होती है और बन रही होती है, उस टाइम तो सब कुछ है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया भी, जब वो बोन मैरो में। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है और आरबीसी बन जाती है, टिपिकल मैच्योर आरबीसी ब्लड में आ जाती है, तब उस टाइम ये सेल के सारे अंदर कंपोनेंट घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये बचता है केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स और खूब सारा हीमोग्लोबिन, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट कराना है ऑक्सीजन को। अब जो ये मेम्ब्रेन है आरबीसी की, अगर इस मेम्ब्रेन के एक हिस्से को मैं खोल के देखूं तो मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल और काफी सारे प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में कुछ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे होते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ब्लड ग्रुप को इंडिकेट कर रहे होते हैं। इंडिड यही कार्बोहाइड्रेट की वजह से ब्लड ग्रुप पहचाने जाते हैं। अब यार तुम खुद देखो, हम लोग जब किसी दूसरे अपने दोस्त को पहचानते हैं तो पहचानना किस बेस पर होता है? जो उसके शरीर की रूपरेखा में दिखाई दे रही है, उसने क्या पहन रखा है, उसकी हाइट, उसकी शक्ल, और शक्ल है हमारी बॉडी का बाहर वाला पार्ट, और सिर पर उगे हुए बाल। अब तुम्हारा दोस्त अगर अपने बाल को बीच में से गायब करवा दे और थोड़ा सा राइट हैंड साइड, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दे, तो तुम देखते बोलोगे भाई तेरी ये क्या है भाई? यानी कि तुम्हारी जो पहचान है उसमें वो बाल जिम्मेदार है। ऐसे ही जो हमारी सेल्स होती हैं, उनके बाहर वाले सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट निकले होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो हमने ऐसा बना रखा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी। हमेशा ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी 10 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, और ये सेल आपस में चिपक करके रहती हैं आपकी बॉडी के इंटीग्रिटी के लिए। जिसे आप अपना शरीर बोलते हो ना, इसमें सेल चिपकी हुई है, और ये चिपचिपी कहानी कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जहां एक तरफ एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं, तो वहां हमारी सेल्स के बाहर बहुत सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनमें से एक है पहचान करवाना। हमारा इम्यून सिस्टम आरबीसी को पहचानता है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से, और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स अगर हैं तो कार्बोहाइड्रेट लगेंगे, और वो अगर एंजाइम नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लगेंगे। यही कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन करते हैं जो आरबीसी की मेम्ब्रेन में है, और इसी के बेस पर एबीओ, एचएच, एमएनएस, कैल, आरएच, डाइगो, किड, डफी और बहुत सारे तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। जैसे किसी इंसान को कहते हैं भाई ए पॉजिटिव है, तो ऐसे ही वो कैल में भी है, एमएनएस में भी है, एम ब्लड ग्रुप है, एन है या एमएन है। अब नॉर्मल सी एक स्टोरी कि कहां कहां क्या क्या कहानी है। देखिए, अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास हर जीन की 2 कॉपियां मिलती हैं, लेकिन सभी इंसानों में जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप बनाने वाले जीन हैं, ये मैक्सिमम 3 तरह की हो सकती हैं। आई ए, अगर ये जीन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए। आई बी, अगर ये वाली कॉपी अवेलेबल है जीन की, तो इससे बनने वाले एंजाइम आरबीसी को बनाएंगे बी ब्लड ग्रुप टाइप की। और आई ओ, जिसे हम कई बार प्यार से आई जीरो भी कहते हैं, अगर ये है तो इसका मतलब है जीन काम ही नहीं करती। और अगर ये काम नहीं करती
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आई ए और आई बी में चाहिए होते हैं वो यहाँ लगने वाले नहीं है। अब यहाँ पर मुझे डोमिनेंस वाली कहानी भी दिखाई देती है कि अगर दो अलील में से एक अलील है आई ए और दूसरी है आई ओ, तो मुझे ब्लड ग्रुप मिलने वाला है ए, ओ का इफेक्ट नहीं मिलेगा। और जब आई ए के साथ में आई बी मिलता है तो मुझे दोनों ब्लड ग्रुप मिलते हैं ए बी, यानी कि कोडोमिनेंस भी है। और क्योंकि एक ही जीन की 1, 2 एंड 3 तीन अलील हैं तो ये मल्टीपल अलील सिस्टम भी है। इसीलिए जो बेस्ट आंसर था वो ए बी सी था। देखो, हर चीज को पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो इन्फॉर्मेशन को रट के बैठ जाओ या फिर थोड़ा सा एनर्जी खर्च करके उसको समझने की कोशिश कर लो। भाई अगर रटोगे तो हर रोज रटना पड़ेगा, समझना एक ही बार पड़ेगा। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाएं तुम जवाब दे पाओगे ना, और फिर तो यार तुम्हारी उम्मीदों को पंख लग जाएंगे, सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आई फ्लाई एक ऐसा ही बदलता हुआ एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना ट्रेडिशनल किताबों से नहीं है। अब हम लोग किताबों की इंफॉर्मेशन को अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हम ये जानते हैं और हम ये याद भी दिलाते हैं कि जो भी बायोलॉजी है ये असल में हमारी और तुम्हारी है। यार अपने बारे में जान लेने में क्या बुराई है। अगर वही इंफॉर्मेशन एग्जाम में भी आ जाएगी तो आम के आम और गुटलियों के दाम हो गए ना। प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आई फ्लाई एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आई फ्लाई की क्लासेस आपके घर से होती हैं। इन क्लासेस के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता। आप किस गांव में हो, किस कस्बे में हो, आपके घर वाले अलाउ करेंगे कहीं जाने के लिए या नहीं, आपके शहर में अच्छे टीचर हैं या नहीं, ये सब बातें अब बेकार की रह गई हैं। अब ये क्लासेस तुम्हारे घर है। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, और अगर लैपटॉप है तो और भी अच्छा, तो ये क्लास तुम्हारे लिए है। तुम स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के बाद जब तुम्हें मौका मिले तब तुम पढ़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम 2 घंटे इकट्ठे निकाल के पढ़ो। अगर तुम्हारे पास 10-10 मिनट के भी गैप आ रहे हैं, तुम अपने लेक्चर को खोल करके तब भी पढ़ सकते हो। लेक्चर हाई क्वालिटी के हैं, तुम्हारा टाइम और तुम्हारी कन्वीनियंस। सपने भी तो तुम्हारे ही हैं, तब मेहनत भी तुम्हारी होगी। हम लोग तो केवल कैटलिस्ट हैं तुम लोग की लाइफ में, ताकि वो काम जो तुम अपने आप धीमे धीमे कर रहे थे उस काम की रफ्तार बढ़ा दें और तुम्हारे सपनों को साकार करा दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। बहुत वीडियो आने वाले हैं। नीट की तैयारी में ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को शेयर करो अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो मेडिकल के प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मनों के साथ भी कर सकते हो यार, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या तुम जो भी कोई गैजेट इस्तेमाल करते हो। आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हो iflynetgate.com। चलो फिर तैयारी करो, हिम्मत मत हारो, डटे रहो। सपने तो साकार होंगे, चारों तरफ तुम्हारे नारे होंगे। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।